हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था सन 1946 में। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले सदस्य की हम बात करें तो पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस पहला सदस्य। दूसरा सदस्य अलेक्जेंडर और तीसरा सदस्य क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो पेंथिक लॉरेंस था यह कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ साथ में हम बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? यह 2 वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन 2 वर्गों को बौद्ध धर्म ने अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, स्त्रियों और शूद्र इन दोनों को। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन 1900, 1905, 1906 या फिर 1902। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, तो इसी को हम लोग राइट कर लेते हैं। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां, नाम आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने, इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना में। और जो आगा खां थे यह इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया था? नौरोज़ त्यौहार के बारे में आपको पता होगा, किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको फारसी त्यौहार नौरोज़ कहीं पर भी दिखेगा तो राइट ऑप्शन क्या करना है? बलबन करना है। इसके साथ ही हम बात करते हैं ऑप्शनों के बारे में। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बनता है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अलाई दरवाजे का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। चलो इससे पहले हम जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ये तो आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। लेकिन पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इस नाम को आपको ऐसे याद रखना है। और अगर कभी क्वेश्चन बनता है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। ये सभी आपको पता होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको क्या बताया? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और जो 5वीं मंजिल थी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल वह करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अगला सवाल हमसे कहता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के समय समाप्त हो गया था? व्यापार के समाप्त होने की बात कही गई है। 4 ऑप्शन है, अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। किनके आक्रमण के द्वारा? हूणों के आक्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में दिखते हैं हूण, तो इन्हीं को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अल बरूनी, फरिश्ता या फिर अमीर खुसरो। आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। अबुल फजल कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। और 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, लेकिन अबुल फजल के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं, अकबरनामा किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने ही, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही जो पंचतंत्र था, पंचतंत्र, उसका फारसी में अनुवाद भी करवाया था अबुल फजल ने। सबसे पहला अकबरनामा अबुल फजल, और आईने अकबरी वो भी अबुल फजल, और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था अबुल फजल ने। ये तीनों चीज़ करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो गाना था इसकी रचना किसने की थी? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? बताओ फिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या लगा लेते हैं? स्टार लगा लेते हैं। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, हार्डिंग या फिर एलिन।
कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दिखता है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आपको आना चाहिए। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। बाबा फरीद का नाम आपको कहीं कहीं पर दिखेगा, आपने याद किया होगा, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। इसको मैं आप लिख के दिखा देता हूँ। फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए और बाबा फरीद भी आपको याद होना चाहिए, इन्हीं का नाम है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको कोई भी दिख सकता है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। निम्न में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? देखो, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता या फिर भारी औद्योगिकरण के। जो भारी औद्योगिकरण है इसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा गांधी जी किसके सहयोगी थे? गांधी जी विश्वास करते थे कुटीर उद्योग में। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में नाम किसका आता है? गांधी जी का आता है। जो भारी औद्योगिकरण था उसके पक्षधर गांधी जी नहीं थे, गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है भारी औद्योगिकरण, जिसके पक्षधर थे नेहरू जी। तो इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन बताना है। मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस राणादे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके कौन है? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है तृतीय संगम हुआ था। यह है संगम काल की बात। इसमें आपको बताना है तृतीय संगम कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो संगम काल के संगम है इसमें पहले संगम की बात कहाँ आती है? पहला संगम हुआ है बताया जाता है मदुरई में। मदुरई लिख लेते हैं, लेकिन इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। दूसरी बात आती है दूसरे संगम के बारे में। तो दूसरा संगम कहाँ हुआ था? दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में। दूसरा संगम कहाँ हुआ है? कपाटपुरम में। लेकिन इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके परिमाण हमें कहाँ मिलते हैं? तोल कापियन एक ग्रंथ है, यानी एक किताब कह सकते हैं हम उसको। क्या किताब है? तोल कापियम। इसमें हमें मिलते हैं दूसरे संगम की बातें हमें देखने को मिल जाती हैं। जो कहाँ हुआ था? जो हुआ था कपाटपुरम में। और जो तीसरा संगम है इसकी बातें भी हमें मिलती हैं मदुरई में ही हुआ था। पहला भी मदुरई में हुआ था कहा जाता है और तीसरा भी मदुरई में। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है मदुरई। इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं? B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु या फिर रामास्वामी नायकर। क्या पूछा गया है? सत्यशोधक समाज। क्या राइट करोगे? ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट के बारे में आपने कहा था कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने इस पे भी वीडियो एक बना दी। आज से आपको फॉरेस्ट गार्ड की वही वीडियो मिलेंगी जो आपके काम की हैं। आपने पुराने प्रैक्टिस सेट में या पुराने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा क्वेश्चनों का लेवल अप हो रहा है, तो इसलिए मैंने अच्छे क्वेश्चनों की ही वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगले सवाल की तरफ साथ में हम बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र में, मध्य अमेरिका में, भारत में या फिर मेसोपोटामिया में। 4 ऑप्शनों में से क्या राइट करोगे? सबसे पहले उल्लेख किसके बारे में मिलता है? हमें भारत के बारे में ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी में भारत दिखता है। इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य, देवगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर अजय। अब बताओ इसमें से क्या राइट करोगे? देखो, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त नाम से। इनके पिताजी भी इन्हें इसी नाम से जानते थे, इसी नाम से पुकारते थे, यानी बचपन में इनका नाम क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? देखो, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, शैलकृत स्थापत्य। इसके हमें जो प्रमाण हैं वह कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से ही मिलते हैं। बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC ने पूछा है, UK SSC ने पूछा है, तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। कहाँ मिले थे? नाम आपको क्वेश्चन में आपको एक बार और दिखा देता हूँ, शैलकृत स्थापत्य। इसके प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा में। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। और अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा बनाया था, कहाँ बनाया था? बम्बई, कलकत्ता, अलीगढ़ या फिर मद्रास।
कलकत्ता में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कलकत्ता में ही बनाया था। हाँ, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी। अब बताओ फिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, क्या पता एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी। हेनरी डेविड थोरिया, डेविड रिकार्डो, हेनरी किसिंजर या फिर बर्ट्रैंड रसेल। क्या राइट करोगे इसमें से, राइट ऑप्शन आपको बताना है हेनरी डेविड थोरियो, इससे मिली थी ये कौन थे, अमेरिकी लेखक और दार्शनिक थे, उन्हीं से गांधी जी को प्रेरणा मिली थी। अगले सवाल की, उनकी रचनाओं से प्रेरणा मिली थी। अगले सवाल की हम साथ में बढ़ते हैं। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, बताओ फिर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल, M.A. जिन्ना, शौकत अली या फिर आगा खां। क्या राइट करोगे, अब आपको राइट ऑप्शन बताना है। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले आया था मोहम्मद इकबाल के मन में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। पाकिस्तान नाम गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो, चौधरी रहमत अली। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो मोहम्मद इकबाल के मन में आया, लेकिन पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। इनको पता चल गया होगा आपको। अगला देखते हैं, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं। गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर पाल। किस वंश से हैं, गुप्त काल से है ना। तो गुप्त काल कहाँ दिखता है, गुप्त वंश ऑप्शन नंबर ए में, तो इसी को राइट करते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने दी थी बताओ। जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें सरदार की पदवी दी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी कहाँ दिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक ने। बताओ, ये इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा के मैं क्या कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सती प्रथा का उन्मूलन करने में गवर्नर का नाम पूछेगा, अंग्रेज गवर्नर का। क्या राइट करोगे, विलियम बेंटिक कहाँ दिखता है, ऑप्शन नंबर डी में। और एक और है, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, तो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। जो सती प्रथा थी इसका अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, राजा राममोहन राय का। लेकिन नाम पूछेगा, ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, तो क्या राइट करोगे, विलियम बेंटिक ने। और जो राजा राममोहन राय थे, इनने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना में नाम पूछेगा, ब्रह्म समाज, तो किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको सती प्रथा के उन्मूलन करने के लिए। ठीक है ना। आधुनिक भारत का जो जनक है वह भी कहा जाता है राजा राममोहन राय को ही। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया। बताओ फिर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। क्या राइट करूं, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने चलाया होगा, शेरशाह सूरी राइट कर लें, तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट कर लेते हैं, शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर सी में दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया, यानी पहले उस कॉलेज का ये नाम था, अब बाद में क्या नाम हो गया वो हमें बताना है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका बाद में नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। बताओ, ये क्वेश्चन है, एक पूर्ण स्वराज है, एक मूल अधिकारों पर चर्चा है। ये दोनों अधिवेशन तो आपको पता ही होने चाहिए, और एक सुभाष चंद्र बोस का है और एक में महात्मा गांधी थे वो भी है। तो चार के चार को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य कब घोषित किया था, कौन से अधिवेशन में किया था। बताओ आप लोग, कहाँ किया था, ये तो आप सभी को पता होगा, लाहौर किया था। लेकिन लाहौर वाले दो ऑप्शन दिखते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन तो हुआ था 1929 में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही दिखता है ठीक। और जब पूर्ण स्वराज की मांग को मांगा था तो तब अध्यक्ष कौन था, तब कौन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। देखो,
सबसे पहला वाला आपको याद करना है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की कांग्रेस के? लाहौर अधिवेशन में की, जो 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुछ और अधिवेशन है जो आपको पता होने चाहिए। देखो, सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कराची अधिवेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, और इसमें मूल अधिकारों पर चर्चा हुई थी, मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पास हुआ था। सबसे पहले क्या यही कह रहा था, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में ना, 1900 कब? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसमें मूल अधिकारों पर चर्चा हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। कराची वाला 1931 में मूल अधिकारों पर चर्चा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब देखो, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट था, कौन सा था? जिसमें गांधी जी थे। गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन की। बेलगांव अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता क्यों पूछता है? क्योंकि इसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, इसलिए पूछता है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, ये आपको याद होना चाहिए। बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, इसको भी याद कर लो। 3 आपने याद कर लिए होंगे। एक लास्ट वाला एक और है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वह कौन सा था? वह था हरिपुरा अधिवेशन। वह कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी इसकी अध्यक्षता, जो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ये इसके बारे में भी आपको याद हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ में। देखो, अगले वाला सवाल हमसे कहता है, अब निम्न में से गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था? गुप्त शासकों में सर्वप्रथम वाला पूछा है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? क्या राइट करोगे? अब आपको बताना है। महाराजाधिराज सबसे पहले, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्या राइट करना है आपको? R.D. भंडारकर ने। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देख चुके हैं, 50-55 के लगभग इसमें क्वेश्चन होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपके काम के लग रहे होंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता था? बताओ। मंत्रिपरिषद, मंत्रिसभा, मंत्रिमंडल या फिर अष्टप्रधान? जो शिवाजी की सलाहकार समिति थी उसे जाना जाता था अष्टप्रधान नाम से, जो दिखता है ऑप्शन नंबर डी में। इसको राइट करो। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी या फिर शेरशाह सूरी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? किसने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। देखो, जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त करने की कितने वर्गों पर विभक्त किया गया था, ये हमसे पूछना है। मनसबदार मतलब, मनसब का मतलब क्या होता था? पद या ओहदा, ठीक है ना, पद या ओहदा या दर्जा या ओहदा। मनसब का अर्थ है दर्जा, ये समझ लो। कितने दर्जों पर विभक्त किया गया था ये हमें बताना है। 3 दर्जों पर विभक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने सजदा या पबोस करने की प्रथा को समाप्त किया था? हमसे पूछा है, सजदा या पबोस करने की प्रथा को समाप्त किसने किया था? हम किसने शुरू किया था ये भी पढ़ेंगे, समाप्त किसने किया था ये भी पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे जो सजदा या सजदा या पाबोस या पबोस जो भी है, सजदा और पाबोस ये होता क्या था? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सिजदा के बारे में। सिजदा क्या होता था? देखो, जो लोग रहते थे जब अपने सुल्तान के या राजा के सामने जाते थे तो सुल्तान के प्रभाव को स्वीकारने के लिए घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना होता था, उसे कहा जाता था सजदा। और पाबोस किसे कहा जाता था? पाबोस कहा जाता था सुल्तान के पैरों को चूमकर उसकी जो शक्ति है, यानी उसकी शक्ति की सराहना करना, वो होता था पाबोस, ठीक है ना। तो अभी और लोगों को ये व्यवस्था पसंद नहीं थी, तो इसे बाद में क्या किया, किससे सुल्तान ने हटाई, हमें बताना है। सजदा और पाबोस के बारे में आपको याद हो गया होगा। सुल्तान के सामने पहले घुटनों में बैठना था, फिर सिर झुकाना था। पाबोस में उसके चरणों को चूमकर या पैरों को चूमकर उसकी शक्ति को क्या मानना था कि तुम ही बलशाली हो, तो इस टाइप का मानना था। ये सबसे पहले हम जानते हैं शुरू किसने करवाया था, कि किसने शुरू करवाया होगा, फिर बताओ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, सजदा और पबोस करने की प्रथा को समाप्त किसने किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? किसने करवाया था बताओ? शाहजहां ने इसको क्या करवाया था, ख़त्म करवाया था।
शाहजहाँ ने करवाया था, हाँ। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं, जिसने समाप्त करवाया था। अब हम जानते हैं इसको शुरू किसने करवाया था। इसको शुरू करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। आपने एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसको देखा होगा, गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हो। सजदा और पबोस था जो, इसको शुरू करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन अपने को क्या मानता था, अलग बादशाह मानता था। वो अपने आप को भगवान द्वारा भेजा गया एक अधिकारी मांगता था, यानी अपनी हाइप बढ़ाने के लिए वो क्या करता था, इस टाइप की व्यवस्थाएं लागू करता था ताकि उसको उच्च कोटि का माने लोग, तो इसीलिए इस टाइप का करवाता था। बाद में समाप्त कर दिया गया था इस प्रथा को। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था। हौज ए खास मतलब क्या होता है, जब बड़ा सा एक टैंक जिसमें पानी यानी इकट्ठा होता है, हौज एक खास वही है, इसी टाइप का होता है कुछ। का निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था ये आपको बताना है, बताओ। तो हौज एक खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी यानी ऑप्शन नंबर सी में दिखता है, इसी को ठीक कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। मुगल वास्तुशिल्प की क्या विशेषता रही थी। देखो, मेहराब या गुंबज ये तो रही थी, उठे चबूतरों पर बने भवन ये भी मुगल वास्तुकला की एक पहचान रही है, और अत्यधिक समसित अभिविन्यास ये भी रही है। तो तीनों तो ठीक दिखते हैं, कौन सा गलत है, कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी वाला। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। शाहजहाँ जामा मस्जिद में प्रवेश करता था, कौन से दरवाजे से प्रवेश करता था। जो जामा मस्जिद है ना उसमें, वह पूर्वी प्रवेश द्वार, पश्चिमी प्रवेश द्वार, दक्षिणी या फिर उत्तरी। वह अंदर कहाँ से जाता होगा, शाहजहाँ पूर्वी प्रवेश द्वार से। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है पूर्वी प्रवेश द्वार, तो इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। जीवक किस राजा का राजवैद्य था। जीवक ये नाम आपको याद रखना है, किस राजा का राजवैद्य था। बिंबिसार का था। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध साहित्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल कहा गया है मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है मुद्रा राक्षस, तो इसी को क्या कर लेते हैं, राइट करते हैं। अगला सवाल, ये तो आपको पता होगा, इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने, बी वाला ठीक। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। देखो, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, बताओ। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी हुई थी, है ना, हाँ तीसरी हुई थी। उसका अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है, कौन था, मोगलीपुत्र तित्स था। आपने ये नाम याद किया होगा, तित्स, ये नाम याद किया होगा ना, इसका पूरा नाम ये है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। तीसरी हुई थी ना, हाँ तीसरी हुई थी अशोक के काल में। अगला सवाल देखो फिर, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या फिर देवनागरी। बताओ इसमें क्या राइट करें। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। सिंपल सा, इसको राइट करते हैं। अगला सवाल, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसको राइट। अगला देखो, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी, 33 थी, इसको राइट। अगला, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। महाभारत का मौलिक नाम बृहद कथा, कथा सरित सागर, जय संहिता या फिर राज तेलंगणी। क्या था बताओ, महाभारत का मौलिक नाम क्या हो जाएगा, जय संहिता। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, इसी को राइट करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। अगला देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। सबको अंतिम या 24वें आप लोग याद किए रहते हैं, लेकिन आपसे पहले भी पूछा जा सकता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी राइट करते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे, 24 हुए थे। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी, इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। पहले पूछा है तो हमने क्या राइट कर लिया, ऋषभदेव राइट कर लिया। अगला देखो फिर, अगले में हमसे पूछा है अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अहमदनगर राज्य का संस्थापक आपको बताना है, कौन था बताओ। अहमद शाह, मलिक अहमद, अहमद प्रथम या फिर हुसैन शाह। क्या राइट करोगे, मलिक अहमद था। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कृष्णदेव राय या फिर बलबन। इब्न बतूता किसके में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, विजयनगर के कृष्णदेव राज का राजकवि कौन था। नंदी तिम्मन, अल्लसेनी पेदमन्ना या धुर्जटी या फिर भट्टमूर्ति। कौन था बताओ, जो विजयनगर के कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे, अल्लसनी पेदन्ना ये थे। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है, कौन दिखता है, ऑप्शन नंबर बी में। कहीं कहीं पर आपको क्या दिख सकता है, ये नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, अल्लसनी पेडुना दिख सकता है, ये दिख सकता है। इसमें से कोई भी आपने याद किया हो, दोनों सही है, पेपर में आप इस तरीके से लगा सकते हो, अल्लसनी पेडुना। अगला देखो,
शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? देखो ये तो आपने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में भी पढ़ा होगा, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था करके। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्या बताना है? आपको बताना है। वो भी कैसे बताना है? कमेंट करके। मैं जितने भी आपको क्वेश्चन देता हूँ आप लोग उसके किसी के भी गलत आंसर नहीं देते, जिससे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, ये ऑप्शन भी आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगले सवाल में हमसे पूछा है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? 4 ऑप्शन, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर अंगुत्तर निकाय। किस में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में। इसको राइट करो। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि की आकृति, यहाँ पर ये क्या है? आकृति है, आकृति अंकित करवाई थी? किसने करवाई थी? अशोक, बिस्क, कडफिसस, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। चारों में से एक ने अंकित करवाई थी। किसने? कनिष्क ने। ये तो आपको पता होगा। अगला देखो, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसमें भी लगा लेते हैं हम लोग स्टार और देखते हैं क्वेश्चन को। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? अब किसने कहा था बताओ फिर? किसने कहा था? स्मिथ ने। ये जहाँ पर स्मिथ कौन सा दिखता है? डॉक्टर V.A. स्मिथ दिखता है ना, स्मिथ आप लोगों ने याद किया होगा, तो यही नाम दोनों सेम है। अगला देखो, अगले में हमसे पूछा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? आपको पता होगा, जब शकों को उन्होंने उन्मूलन किया था। ये ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। शकों के बाद, उन्मूलन के बाद उन्होंने अपने ऊपर क्या लगाया था? विक्रमादित्य लगाया था। अगला देखो फिर, अगले में हमसे पूछा है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड बार। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शिव यानी शैव। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हर्षवर्धन पराजित हुआ था? किससे पराजित हुआ था? शशांक, रामपाल, पुलकेशिन द्वितीय या फिर प्रवरसेन। किससे पराजित हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखता है हमें? सी में दिखता है ना, इसी को हम लोग राइट करते हैं। अगला सवाल, अब कुछ ही क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं, जिनको भी हम इस तरीके से देखते हुए कवर कर लेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया हुआ था? बताओ। राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव। किसने बनवाया हुआ है? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया हुआ है एलोरा का कैलाश मंदिर। किसका नाम आता है इसको बनवाने में? कृष्ण यह राजा था जिसने बनवाया था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार देख भी लेना। अगला देखो, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? 1771, 72, 73 या फिर 74। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको याद तो होना ही होगा। कब हुआ था? 1772 में हुआ था ना। और गवर्नर की बात आती है, कौन था? हेस्टिंग्स था ना, हेस्टिंग्स। इसी को लिख लेता हूँ, हेस्टिंग्स। आप लोग समझ गए होंगे। 1772 में हुआ था बंगाल में द्वैध शासन का समाप्त। अगला देखो फिर, अगले में हमसे क्या पूछा जाता है, मार्च सन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? 1602 में। देखो 1600 में नहीं पूछा है, किस में पूछा हमसे? 1602 में पूछा है। तो किसकी हुई थी? डच संयुक्त कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। अगला देखो, अगले में हमसे क्या पूछा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? श्रीमद् भगवद गीता है जो, उसका अंग्रेजी में अनुवाद पूछा है। विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैथ्यू लॉयड या फिर रैमजे मैकडोनल्ड। इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है? राइट ऑप्शन आपको बताना है। विल्किंसन ने किया था। किसने? विल्किंसन ने। कहाँ पर दिखता है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को ही क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं, चार्ल्स विल्किंसन ने। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अगला, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ करवाया था? खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पता होगा। 2 नाम आते हैं, कौन कौन से? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? अली बंधु। आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो किन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन? अली बंधुओं ने, ठीक है ना। जो तुर्की में खलीफा का पद था उसको बनाए रखने के लिए यह आंदोलन चला था, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? 1919 में हुआ था। जो तुर्की में पद था एक, उस पद की पुनः स्थापना के लिए ये चला था खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने करवाया था। अगला देख, अगले में हमसे क्या पूछा जाता है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की जांच का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला, नील, पाबना या फिर बारदोली। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड किससे संबंधित है आपको बताना है? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दिल्ली या फिर लाहौर। किसका पूछा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। लाहौर कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को ही क्या कर लेते हैं हम लोग? राइट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है।
जो भी इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वही मैं आपके बीच लाया हूँ, और उन्हीं क्वेश्चनों को हमेशा लाता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके आगामी परीक्षाओं में फ़ायदा आपको दिला सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की लगातार मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसका राइट ऑप्शन भी जल्दी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, एक दो दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।